नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 हमारे अतीत एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आइए शुरू करते हैं। चुनाव का दिन। शंकरन जब उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तब उस बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि शासक क्या होता है और कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े-बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ पर दिया जा रहा है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्या होता था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब हम फर्स्ट ग्रेड वगैरह की डिटेल तैयारी करते हैं तब उसमें इसका बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन है, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध करना होता था, और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध कर यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के बने एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों का तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां, उसके पुत्र, कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ कई अन्य अनुष्ठान करता था। ये इम्पोर्टेंट है। विष अथवा वैश्य जैसे लोग, सामान्य लोग, उनके लिए उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इसका मतलब ये है कि इस समय तक जाति व्यवस्था जो है वो वर्ण के आधार पर बढ़ रही थी। और 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ण हैं, इनके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण है, ये तो पुरोहित वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है जो पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान करते थे। क्षत्रिय धर्म वाले राजा होते थे। ठीक है, ये शासक होते थे। और वैश्य जो होते थे, ये इसमें व्यापारी वर्ग वगैरह शामिल हो जाते थे, और ये इनका काम, इनके यहाँ पर उपहार वगैरह लेकर आना था जो अपने कार्यों को करते थे। इनको भी अनुष्ठानों में शामिल कर लिया जाता था। लेकिन जो शूद्र है, शूद्रों को केवल दास बनाकर रखा जाता था, या इनसे कोई काम और नहीं करवाए जाते थे। इनको अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब ये देखिए, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वर्ण। इस समय तक उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है, यहाँ पे कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ
कहलाए। जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो होता है ऋग्वेदिक काल, यानी कि जब ऋग्वेद की रचना की गई, और उसके बाद में जिन वेदों की रचना की गई वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वेदों में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। अब यहाँ पर जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। अब इसमें देखो, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। इसको विभाजित करने वाले भी कौन है? पुरोहित लोग हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। आगे देखिए, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक भी शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आ गए जो शवों को दफनाने या जलाने का काम भी करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। इसलिए कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट एंड क्रीड है वो ब्राह्मणों ने बनाई। कई लोग, यानी ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण कहलाई, क्षत्रिय माता पिता की संतान क्षत्रिय कहलाई, और इसी तरह से वैश्यों की संतानें वैश्य, और शूद्रों के यहाँ उत्पन्न होने वाली संतान शूद्र ही कहला रही थी। तो इस जातिगत व्यवस्था का काफ़ी विरोध भी किया जा रहा था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, क्योंकि सबके मन में यह आता था कि हमें भी यज्ञ करने का, अनुष्ठान करने का मौका मिलना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। अब हम बात करते हैं आगे जनपद। पहले ही एक देख लेते हैं पिक्चर। ये एक पात्र है, ठीक है। ये है चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र मतलब कि पेंटेड वेयर है ये। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब हम देखते हैं जनपद। जनपद क्या थे? वर्तमान में हम जिसे जिले कहते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे।
ठीक है, यानी कि छोटे-छोटे जन नहीं थे, ये जनपदों के राजा माने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में जो पुराना किला मिला है, दिल्ली जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है। अब है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है। ठीक है, इसे पेंटेड ग्रेवेयर ग्रेवेयर कहा जाता है। जैसा इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अब है महाजनपद। महाजनपद क्या है? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो पहले हम इस मानचित्र को देख लेते हैं कि राजा लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करते थे। तो देखिए, ये तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप के एक मैप के तौर पे दिखाया गया है। देखिए, भारत का वर्तमान जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो यहाँ से ऐसे करके है ना, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर से जो दिए गए हैं, कुछ जनपदों के नाम दिए गए हैं, जैसे कुरु जनपद, हस्तिनापुर, पांचाल, कोसल, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन, और यहाँ पे है राजगृह, कौशाम्बी, वैशाली, मगध। मगध तो सुपर पावरफुल एरिया रहा है, मतलब बहुत बड़ा जनपद, महाजनपद रहा है। वज्जी, अंग, है ना, ये कितने सारे हो गए देखिए। इधर से ये तक्षशिला, ये गांधार, ये अभी भारतीय उपमहाद्वीप में है, भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में है। अब आगे देखिए, ये प्रमुख जनपद और महाजनपद हैं जिनका हम डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता पड़ती थी और लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद जब महाजनपद की व्यवस्था शुरू हुई, तब राजा लोगों ने सेना को रखना शुरू कर दिया था। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, आहत क्या होते हैं? पंचमार्क होते हैं। ठीक है, अभी ये सिक्के हम आगे देखेंगे, इन सिक्कों के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये है, ये कौशाम्बी के किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक यूपी के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई जाती थी।
अब है कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, यानी कि अगर आपने बड़े-बड़े किले बनवाने हैं, महल बनवाने हैं, तो आपको संसाधन भी चाहिए, लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय-समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लग गए थे। अब किस पे क्या-क्या कर लगाए जाते थे? अब हमारे फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन नए-नए शुरू होने वाले हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। अधिकांश लोग क्योंकि कृषक ही थे और प्राय इनकी उपज का 1/6 यानी कि छठवां हिस्सा जो है वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। अब ये एंशिएंट टर्मिनोलॉजी भी हमें याद रखनी है कि 1/6 उनकी उपज का जो लिया जाता था, भाग जो लिया जाता था, इसे भाग कहा जाता था, यानी कि कर कहा जाता था एक तरह से। ठीक है? ये इनकी कुल उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहते थे? भाग। और ये कितना होता था? 1/6। फिर एक कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, जैसे आजकल जीएसटी लगती है। और उसी तरह से आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। यानी कि अगर ये शिकार करके लाते थे तो उसकी शिकार का कुछ हिस्सा भी इनको देना पड़ता था। फिर है कृषि युग में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लग गए थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान था और लकड़ी के जो हल थे वो लोहे के बनने लग गए थे, क्योंकि अब कठोर जमीन को सॉरी, कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाता था। इससे फसलों की उपज जो है वो बढ़ गई। लोगों ने धान के पौधों का रोपण भी शुरू कर दिया। धान यानी चावल, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया। ये आज भी प्रचलित है। धान की पौध पहले तैयार की जाती है, फिर दोबारा उसको खेत में लगाया जाता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिसे कमकार कहते थे, वो लोग किया करते थे। अभी हमने जो मैप देखा था उसमें हमने देखा था मगध। मगध जो है वो एक महाजनपद था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। और क्या इम्पोर्टेंस थी चीज़ थी कि ये यातायात की दृष्टि से काफ़ी अच्छा था, जल वितरण भी था और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मगध जो राज्य है वो इतना प्रभावशाली महाजनपद कैसे बना। तो कुछ प्राकृतिक कारण थे जिसने मगध को एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। तो वो क्या-क्या थी कि पहली तो ये गंगा और सोन नदियाँ यहाँ पर थी। फिर दूसरा है कि यहाँ पर यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए इन नदियों का पानी तो इनको मिल ही रहा था। दूसरा ये था कि जंगल का जो हिस्सा है वो मगध का जो एक हिस्सा है वो जंगलों से भरा था और यहाँ पर हाथियों की उपलब्धता थी। सेना में हाथियों को प्रशिक्षित करके लाया जाता था, जिससे इनकी युद्ध वगैरह लड़ने में भी इनको काफ़ी हेल्प हो जाती थी। और तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी मिल जाती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ नेचुरल सोर्सेज़ जो यहाँ पर अवेलेबल थे, मगध में उस समय, तत्कालीन बिहार में,
तो कितना इम्पोर्टेंस इनको मिल रहा था, इस चीज़ का एडवांटेज उन वहाँ के राजाओं ने उठाया और ये बहुत ज़्यादा आगे जो जनपद है महाजनपद में कन्वर्ट होता गया। अब यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए हैं। कौन-कौन से? मगध में बहुत ही शक्तिशाली राजा एक बिंबिसार हुए हैं और एक हुए अजातशत्रु, ठीक है? अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। इसके अलावा एक महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक हुए। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। यानी कि बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र को, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, इसे राजधानी बनाया गया था। अब आता है कि 2300 साल से भी पहले की बात है। 2300 साल कैसे? यानी कि 2000 साल तो ये ईसा वाले हो गए, है ना? ईसा वाले। अभी तो हम 2022 में हैं। 2000 इसको छोड़ देते हैं, 2000 साल ये, और उसके भी पहले 300, यानी कि उससे भी पहले 3 शताब्दियां पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर कहाँ का था? मैसिडोनिया का था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। देखिए, मैसिडोनिया का जो ये सिकंदर है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ तक पहुंच गया था? व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। और व्यास नदी कहाँ है भारत में? इधर ऊपर इस तरफ है। जो सिंधु की सहायक नदी है ना, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, है ना, यहाँ तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से वे भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। व्यास नदी तक रुक गई थी उसकी सेना, यहाँ तक नहीं बढ़ पाई थी। अब हम देखते हैं वज्जी। अब हम आगे देखते हैं वज्जी। वज्जी भी मगध, जैसे हमने देखा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही एक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी वज्जी की। इसे एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी यहाँ पर, जिसे गण या संघ कहा जाता है। गण क्या होता है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है। संघ क्या होता है? संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इसमें सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। फिर है बुद्ध और महावीर। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में, जिनके हम बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है। यानी कि ये जो वज्जी संघ है, इसका वर्ग दीर्घ निकाय से लिया गया है। ठीक है, दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध धर्म के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में। अजातशत्रु कौन था? जो मगध का राजा था काफी पहले। इसमें हम पढ़ते हैं कि अजातशत्रु यानी वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को भी बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो बुद्ध ने उनसे पूछा था कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे।
वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। चैत्य क्या होता है? ये बुद्ध धर्म से चैत्य क्या होता है? ये बुद्ध धर्म के अनुयायियों के जो पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लामा जिसे बोलते हैं, ये क्या होते हैं? इन सबको वहाँ पर पूजा स्थल होते हैं इनके। फिर है विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब है अन्यत्र। हमारे पास जो एटलस है उसमें हम यूनान और एथेंस को अगर ढूंढें तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापना की थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी उन पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। आगे देखिए, एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता अधिकार नहीं मिले थे। तो वास्तव में ये जनतंत्र तो नहीं है। तो अब ये देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी सही या गलत देखते हैं। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल किया जाता था जी। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था? नहीं, ये राजा ने सारथी नहीं, ये पुरोहित करता था। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था? बिल्कुल रखा जाता था। और महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे? तो बिल्कुल किलाबंद थे। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। ये है नए शासक। लगभग 3000 साल पहले शासक प्रथा दिखाई देने लग गई थी। महाजनपदों का उल्लेख लगभग 3000 साल पहले से है। सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप में, और दीघ निकाय का लेखन जो है वो लगभग 2300 साल पहले हुआ था। गण या संघों का अंत जो है वो लगभग 1500 साल पहले तक हो गया था। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। जुड़े रहिए इजी लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में ही बने घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक आभार।